नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आज हम कक्षा 9 के गणित पाठ 7 त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। तो भाई जी आपने कुछ पढ़ा है? त्रिभुज क्या होता है बालकों, बताओ कुछ पढ़ा हो तो। कुछ नहीं पढ़ा? सुना होगा त्रिभुज के बारे में? हाँ, नहीं सुना? चलो ठीक है, मैं सुना देता हूं। त्रिभुज क्या होता है? एक 3 भुजा से बना हुआ एक आकृति होती है, ठीक है। और उसकी तीनों भुजाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसी होती हैं। और उनके बीच में 3 कोण बनते हैं और 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, उन्हें बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या है? 3 भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को मतलब काट रही हैं। तो जैसे ये वाली भुजा यहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाली भुजा यहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाली भुजा यहां पे प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए? 3 भुजाएं तो हों, पर वो क्या करें? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अच्छा, जब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहां पे एक बिंदु बन रहा है जहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु कितने होंगे? 3। तो यानी कि 3 होंगे इसमें शीर्ष बिंदु और 3 क्या होंगी? भुजाएं होंगी। और 3 क्या होंगे? कोण होंगे। 1 2 3, 3 क्या होंगे? कोण होंगे। तब हम किसी भी आकृति में अगर ये 3 चीजें हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज है। मतलब 3 भुजाएं हो, 3 कोण हो, 3 शीर्ष बिंदु हो, तब उन्हें क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। शीर्ष बिंदु कब होंगे? जब 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कम से कम 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तभी बनते हैं। ऐसी आकृति को त्रिभुज बोला जाता है। तो इसको आप तरह तरह से बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसी हो। ऐसी है, ठीक है, ये भी त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं, 3 कोण है, 3 शीर्ष बिंदु हैं। ऐसी है, ये भी त्रिभुज ही है, ठीक है। तो तरह तरह के हो सकते हैं। क्लियर है बात? त्रिभुज समझ में आया? तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? 3 भुजाओं से प्रतिच्छेदित एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है बात? यहां पे लिख देता हूं। तो त्रिभुज समझ में आ गया। इसकी परिभाषा, 3 भुजाओं से प्रतिच्छेदित एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 3 भुजाओं से हैं और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये बंद है, मतलब इनका बंद है, खुली नहीं है, तो इनको त्रिभुज बोलेंगे। इनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? 3 शीर्ष बिंदु होने चाहिए, 1 2 3, मतलब जहां पे 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती एक दूसरे को काटती हैं उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। 3 भुजा होनी चाहिए और 3 कोण बनने चाहिए, तब उन्हें हम त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज क्लियर हो चुका होगा। अब है त्रिभुज की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो देखो भाई, सर्वांग सम क्या चीज है? टॉपिक दिया गया है 7.2 से, बोला गया है त्रिभुज की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, CONGRUENCE, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो, कोई आकृति, कोई 2 आकृति की बात होगी। सर्वांग सम किसके बीच में देखा जाता है? 2 आकृति के बीच में देखा जाता है। कोई 2 आकृति है और वो बिल्कुल डिट्टो एक जैसे ही है, ठीक है। क्लियर है बात? जैसे कि अब ये 2 है मार्कर, ठीक है, ये मार्कर है, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ठीक है। यहाँ पे पर कलर का चेंज है, पर इनकी डायमेंशन जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। अगर मैं एक को एक के ऊपर रख दे रहा हूं, अगर मैं ऊपर से, मैं इधर से ऐसे देख रहा हूं या फिर आप इधर से देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही मार्कर दिखेगा वहां से, ठीक है। उधर से आप देख रहे हैं तो एक ही मार्कर दिखेगा। क्लियर है बात? और अगर मैं इस मार्कर को इधर आगे कर दूंगा फिर भी ये आगे वाला ही दिखेगा, दूसरा वाला नहीं दिखेगा। तो मतलब ऐसी आकृति होनी चाहिए, 2 ऐसी आकृति होनी चाहिए, मतलब एक समान हो बिल्कुल, उनकी भुजाएं, दिशाएं, कलर, डायमेंशन सब कुछ समान हो। और एक को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो नीचे वाली आकृति ना दिखे, और या फिर जो नीचे वाली है फिर उसको उसके पहले वाले के ऊपर रखा जाए तो
अब ये वाली भी आकृति ना दिखे, वरना बोलो कि भैया एक आकृति बड़ी ले ली, एक छोटी ले ली, बड़ी वाली को ऊपर रख दिया, नीचे वाली तो नहीं दिख रही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। क्लियर है बात? उसे बोला गया है सर्वांग समता। तो यहां पे आप क्या क्या हो सकता है, मान लो दो वर्ग हैं बिल्कुल सेम भुजा के, एक वर्ग ये बना दिया, एक वर्ग ये बना दिया, बिल्कुल सेम भुजा के। यहाँ पे तो बिल्कुल दिखेंगे नहीं क्योंकि मैं बना रहा हूँ भाई, मेजर तो कर नहीं रहा, अलग अलग दिख रहे हैं। अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूंगा तो ये नीचे वाला दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसका नेमिंग कर देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी। तो ए के ऊपर बी वाला जब रखूंगा तो सिर्फ हमें ऊपर से क्या दिखेगा? बी वाला दिखेगा, ए वाला नहीं दिखेगा। और क्या होना चाहिए, अगर ए को बी के ऊपर रखूं तो सिर्फ ए वाला दिखे, बी वाला ना दिखे। ऐसी होनी चाहिए स्थिति, तब हम बोलेंगे दो आकृतियां या जो भी वस्तु है वो क्या है? सर्वांग सम है। वस्तुएं भी सर्वांग सम होंगी, ठीक है, आकृति ही नहीं, रियल में कोई वस्तु है बिल्कुल एक के जैसे एक है तो उनको हम सर्वांग सम ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी बुकें आती हैं, एक ही सब्जेक्ट की बुक, फिजिक्स की ले, चलो मैथ की ही ले लो, ठीक है। तो मैथ की क्या है, एक 9th क्लास की मैथ है, दूसरी भी 9th क्लास की है, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के सर्वांग सम है। अगर एक बुक को उसके दूसरे के ऊपर रख दो और ऊपर से देखो तो नीचे वाली बुक नहीं दिखेगी, क्योंकि बिल्कुल उसी के समान है भाई, सिर्फ ऊपर वाली ही दिखेगी। और नीचे वाली उठा के ऊपर रखो तो फिर अब ऊपर वाली दिखेगी, नीचे वाली नहीं दिखेगी। तो इस चीज को बोला गया है सर्वांग सम। क्लियर है बात? तो जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ही हो, आयत, आयतन, वृत्त, ठीक है, सारी चीजें सर्वांग सम होती हैं। पर हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं इसलिए हम त्रिभुज की बात करेंगे, बस, समझ रहे हो। बाकी आपके जो आज के टाइम पे फोन आते हैं, फोन एक ही कंपनी का, एक ही जो होता है ना, उनकी नेमिंग अलग अलग सीरीज आती है, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। अब ये मत बोल देना भाई बहन सर्वांग सम है, नहीं, भाई बहन है या भाई भाई है, सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उनके किसी, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई का कलर अलग है, कोई का हाथ छोटा है, कोई का पैर बड़ा है, ऐसा होता है ना। तो सब बिल्कुल डिट्टो एक जैसे ही नहीं होते हैं, कुछ कुछ मिलते हैं। तो सर्वांग सम क्या होते हैं? बिल्कुल डिट्टो। फोटोकॉपी भी नहीं बोल सकते, फोटोकॉपी हाँ बोल सकते हैं, फोटोकॉपी बोल सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही फोटोकॉपी हो। क्लियर है बात? तो यहाँ पे त्रिभुज की सर्वांग सम क्या होगी? ये दो त्रिभुज हैं, उनकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी? मेजरमेंट में भी बराबर होंगी। मान लो ये वाली 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ये वाली भी 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो ऐसी दो त्रिभुजें होंगी, त्रिभुज होगा तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है? एक दूसरे के सर्वांग सम है। क्लियर है बात? तो बस यही है 7.2 में, बस त्रिभुज की सर्वांग समता आप समझ गए, बस इतना बहुत है इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। हाँ, और एक चीज यहां पे देख लेना, अगर मैं इस त्रिभुज का नेमिंग कर दूं ABC, इसको कर दूं PQR, तो सर्वांग सम को कैसा, क्या चिन्ह है? इसका चिन्ह होता है बराबर लगा के उसके ऊपर ऐसे बना देते, इसको बोलते हैं सर्वांग सम का चिन्ह, ठीक है। तो यहां पे त्रिभुज, त्रिभुज को कैसे लिखते हैं? आगे एक छोटा सा त्रिभुज बना दो, उसके बाद नेमिंग कर दो ABC। तो त्रिभुज ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज PQR, ठीक है। अगर दो आकृति सर्वांग सम है तो उसको मैथ में हम ऐसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है, अच्छे से नोट कर लो इन चीजों को छोटी छोटी, फिर आगे चले। अगला टॉपिक है 7.3 के नाम से आपके बुक में दिया गया है, बोला गया है त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। इसका क्या मतलब है कि कोई दो त्रिभुज है, सर्वांग सम होगा, उसके लिए कम से कम क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हम बोल सके कि ये बिल्कुल सर्वांग सम है। तो उसके ऊपर हम देखेंगे कुछ केस और इनके आधार पे हम फिर आगे बताते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इन त्रिभुज का बेस जो माना यानी कि AB, और एक त्रिभुज माना है PQR, तो इसमें PQ ये दोनों बराबर कर रखा है, ठीक है। ये मतलब 5 सेंटीमीटर है, ये भी इसका 5 सेंटीमीटर ही है, और हमने इससे एक त्रिभुज बनाया है, ये ऐसा बना दिया, और एक त्रिभुज बनाया है, ये ऐसा बना दिया, ये ABC, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है, इसकी पहली कसौटी हमने देखी कि क्या त्रिभुज का एक सिर्फ एक भुजा बराबर हो तो वो क्या सर्वांग सम होगा। तो भाई देखो, इसकी ये भुजा हमने बराबर रखी है,
ठीक है। अब हम इसकी सर्वांग समता चेक करते हैं। पी क्यू आर को उठाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, और जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला ए बी सी तो आपका ऐसा है कुछ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी, और ये पी क्यू आर क्या है, ये इसके ऊपर जब रखेंगे तो ये वाला तो समान है, पी क्यू तो सेम ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही क्यों, मतलब थोड़ा सा ये ऊपर है, ठीक है, ऐसा रह जाएगा और ऐसा बनेगा, तो ये बन जाएगा पी क्यू आर। तो क्या ये पी क्यू आर एबीसी को पूरा पूरा ढक रहा है? नहीं ढक रहा है। मतलब कि अगर त्रिभुज की एक भुजा बराबर है तब हम दोनों त्रिभुजों को नहीं बोलेंगे कि सर्वांग सम है, क्योंकि हमने करके देखा ऐसा नहीं हो रहा। तो हमने यहां पे क्या किया था, ए बी भुजा बराबर किया था पी क्यू के, और इस कंडीशन में हमें पता चला कि ये सर्वांग सम नहीं बोला जा सकता। इस क्राइटेरिया, इस कसौटी पे तो नहीं हम बोल सकते कि एक भुजा बराबर है तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्लियर है बात? तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी कसौटी हमने इसकी लिया, दूसरी क्राइटेरिया लिया। अब हम क्या करते हैं, इनकी एक भुजा भी तो बराबर कर रखी थी, अब हम इनका एक कोण भी बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो भाई एक कोण भी बराबर कर देते हैं हम, ये वाला कोण कर देते हैं, ठीक है, ये लो। तो ये ए बी था, ठीक है, ये कोण हमने कर दिया, ये मान लिया इसका 30 है, और ये ए बी और पी क्यू बराबर ही थे 5-5 सेंटीमीटर, और इधर भी पी क्यू और इसको भी 30 कर दिया, ठीक है, ये ऐसे बना दिया, ठीक है, पी क्यू आर ए बी सी। तो अब बताओ, अब अगर हम इस वाले त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखें ए बी सी के ऊपर, तब ये कैसा बन जाएगा। देखो, इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ए बी के ऊपर ही पी क्यू आ जाएगा, वो तो पूरा आ जाएगा। ये कोण है, इसके साथ भी ये वाली लाइन भी 30 अंश की है, मतलब इसी के साथ जाएगी। पर ये लाइन क्या है, इस AC से बड़ी है, दिख रही है ना आपको बड़ी, तो मतलब ये क्या होगा, कुछ ऐसी चली जाएगी। इसको मिटा देता हूं, कुछ ऐसा बनेगा आपका क्या, PQR। क्लियर है बात? जब PQR ऐसा बन रहा है मतलब ये पूरा आकृति को तो ढक ले रहा है, ऊपर से नीचे वाली को तो ढक लिया, पर अगर हम नीचे वाली ABC को इसके ऊपर रखेंगे तो वो पूरा नहीं ढकेगी। मतलब इस कंडीशन में भी हमें ये पता चला कि ये सर्वांगसम नहीं हो रहे हैं। कब? जब हमने एक भुजा बराबर रखी AB बराबर PQ और एक कोण बराबर रखा था क्या, CAB और RPQ, CAB RPQ। तब हमें क्या मिला कि तब भी त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो रहे हैं। समझ पा रहे हो बातों को? अच्छा, हमने तीसरी कसौटी ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने दो इनकी भुजाएं, एक भुजा बराबर की थी, एक कोण बराबर कर दिया है, ठीक है। तो इसको तो मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। एक भुजा बराबर है, ये PQ, ये AB, एक कोण बराबर है, कोण बराबर है। अब हम इसकी तीसरी भुजा भी बराबर कर देते हैं, मतलब ये वाली भुजा भी हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये जब 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये यहीं से होके जाएगा, और ये भी जब मान लो 4 सेंटीमीटर कर लेंगे तो ये भी यहीं से होके जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या था, 5 सेंटीमीटर पहले से ही चला रहा था, ये भी 5 सेंटीमीटर पहले से चला आ रहा था, ये कोण 30 अंश था, ये भी 30 अंश था। अब बताओ, अब अगर हम PQR को ABC त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो क्या ये पूरा पूरा ढक लेगा? हाँ जी, बिल्कुल ढक लेगा। दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरा पूरा इसी के ऊपर ढक लेगा। और अगर हम ABC को इसके ऊपर रखेंगे तो इसको भी ये पूरा पूरा ढक लेगा। मतलब कि हमने देखा, जब दो चीजें हमने ली थी, दो क्राइटेरिया ली थी, मतलब पहले एक क्राइटेरिया ले, फिर दो चीजें ली, दोनों पे भी, उस पे भी सर्वांगसम नहीं हुए, पर तीसरे पे क्या हुआ, तो हमारा पहला तो एक था कि AB बराबर PQ था, ये भुजा। दूसरा क्या कर लिया, CAB बराबर PRPQ कर लिया। अब तीसरा क्या किया हमने, AC बराबर PR कर लिया। तब हमें क्या मिला कि ये दोनों सर्वांगसम हो गई, ठीक है। और ये क्या थी, साइड थी, भुजा थी साइड, और ये क्या था, एंगल था, कोण। ये भी क्या था, साइड थी।
और इसी चीज को बोला गया है SAS, सर्वांग सम। नियम, ठीक है। मतलब कि कोई दो त्रिभुज हैं, उनकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? और वो कोण कैसे, कौन कौन से होना चाहिए, मतलब दो जो भुजाएं बराबर हैं उनके अंतर्गत कोण होना चाहिए, मतलब उनके बीच में जो कोण बना हो वही होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं क्या थी, ये बराबर इसके थी, ये इसके बराबर थी, और इनके बीच में ही कोण था ये बात याद रखना। तो SAS सर्वांगसम रूल क्या कहता है, यदि किसी एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों, तब उन्हें हम SAS सर्वांगसम कहते हैं। तो इसको अच्छे से आप लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर आप समझ के रखो कि SAS सर्वांगसम क्या होगा। ये किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर्गत कोण और दूसरे वाले त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर्गत कोण, ये चीजें बराबर हो, तब हमें SAS सर्वांगसम रूल उसे बोलना है। क्लियर है बात? इसे नोट करना चाहो तो कर लो, बाकी आपको मेन चीज ये समझ के रखना है कि SAS सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो बच्चा जी आप समझ पा रहे हो थोड़ी बहुत, और समझ पा रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी पता चले कि क्या हो रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हो आप कि नहीं। हाँ, और इसी तरीके से फिर एक क्राइटेरिया और देखा गया कि अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, जैसे कि मान लेते हैं ये है एक ये है, ये भुजा बराबर कर देते हैं, ठीक है, दोनों कोणों के, दोनों त्रिभुजों के, ठीक है, और इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं उनको भी हम बराबर कर देते हैं, ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, ठीक है, ये भी बराबर है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है, मतलब उनके क्या हो, दो कोण बराबर हो, एक तो ये वाला कोण और एक ये भुजा और एक ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तब भी क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें दो कोण हैं, ये वाला कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और एक भुजा है, और इसको बोला गया है ASA। ए मतलब एंगल साइड एंगल, सर्वांगसम नियम। समझ पा रहे हो बात को? तो ASA क्या होता है, उसमें क्या होंगी, दो कोण होंगे और एक भुजा होगी। ऐसी अगर दो त्रिभुज के बराबर है तो उन्हें बोलेंगे ASA सर्वांगसम। और हमको याद रखना है कि कोण कौन से होना चाहिए, जो भुजा बराबर है उन्हीं के अंतर्गत वाला कोण, मतलब ये भुजा बराबर थी तो इन्हीं के अंतर्गत वाला कोण बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि ये भुजा बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, ये वाला एंगल ले ले, ऐसा होगा तो हम उसे नहीं बोलेंगे ASA। क्लियर है बात? ओके, इसे नोट कर लो, बाकी इनको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, रटना उठना नहीं है, बस आपको इतना समझ के रखना है कि SAS ASA होता क्या है। तो SAS क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और इनके अंतर्गत वाला एक कोण, मतलब उनके बीच वाला कोण बराबर हो दो त्रिभुजों का, तो उन्हें SAS। ASA क्या होगा, एक भुजा बराबर हो और उसी के अंतर्गत वाला कोण बराबर हो, तब उन्हें बोलेंगे ASA। इसी तरीके से AAS है, ठीक है। AAS क्या होता है, मतलब ये त्रिभुज ना होके, ये वाला कोण बराबर ना होके, अगर ये वाला भी कोण बराबर हो, ठीक है, ये वाला ना बराबर हो, अगर ये वाला कोण भी बराबर होगा तो इसे बोलते हैं AAS।
AAS सर्वांग सम। ठीक है, तो बस यही है, हम देखते हैं अभी कौन से होते हैं। तो ASA क्या था, उसकी उसी की भुजा हो, उसी के अंतर्गत वाला कोण हो। SAS क्या था, दो भुजाएं हो, उन्हीं के अंतर्गत वाला कोण हो। AAS क्या होगा, एक भुजा, एक तो इसका अंतर्गत वाला कोण हो, एक ये वाला कोण हो, तब इसे ASA बोलते हैं सर्वांग सम। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्नावली पे। और विद्यार्थियों कैसे हो, आज हम कक्षा 9 की गणित पाठ 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.1 को शुरू करेंगे और इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक को हल करेंगे इस वीडियो में। तो जिसमें से आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि त्रिभुज ACBD ऐसे लिखा जाता है त्रिभुज को। ठीक है, कोई त्रिभुज बना होगा तो एक साइड से लिखोगे ACBD, या फिर इधर से लिख रहे हो तो इधर से लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे कि ABCD। ठीक है, ठीक है, अगर B यहां पे होता तब आप ABCD लिखते हैं। मैं इसको बता रहा हूं, ये चित्र के हिसाब से बताया गया है। ठीक है, में AC बराबर AD है, AC बराबर है किसके, AD के। AD मतलब ये वाली भुजा दोनों क्या है, बराबर है, ये प्रश्न में बताया गया है। AB कोण A को, AB क्या है, एक रेखा है, कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब बराबर बराबर भागों में, दो भागों में बांट देती है। इसका इतना कहने का मतलब AB का है कहां पे, AB ये रेखा क्या कर रही है, इस पूरा कोण ये है A, इसको क्या कर रही है, दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। देखिए आकृति 7.16 ये है आकृति। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC ये क्या इसका संबल था, सर्वांग सम का। सर्वांग सम त्रिभुज ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम ADB, इसके आपको दर्शाना है, यानी कि सिद्ध करना है। और AC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप दर्शाओ कि ये दोनों सर्वांग सम है, इसको दिखाओ, और उसके बाद फिर बताओ कि AC और BD में क्या संबंध है, क्या आप बोल सकते हो। क्लियर है बात। तो भाई साहब अब आप ध्यान से त्रिभुज देखो, कौन कौन से त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाना है हमें। तो ABC, ये ABC ये वाला त्रिभुज, ठीक है, इसको सर्वांग सम दिखाना है। ABD इस वाले त्रिभुज की, आपको दिख रहा है ऊपर वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज हमको सर्वांग सम दिखाना है। तो अब आप इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी इस प्रश्न से उठा के बता सकते हैं, कसौटियां क्या क्या बता सकते हैं कि जो बराबर है, और किन के आधार पे हम इसे बता दें कि ये सर्वांग सम है। 3 रूल पढ़ा चुका हूं, SAS, ASA, AAS, 3 तरीके का सर्वांग सम बता चुका हूं। ठीक है, और SAS क्या था, जिसमें 2 साइडें होती हैं और उन्हीं दोनों साइडें के बीच वाला कोण होता है बराबर। 2 त्रिभुज में ऐसी स्थिति हो तो हम बोले थे उसे OAS। ठीक है, और ASA क्या था, एक भुजा हो, ठीक है, एक भुजा हो, ऐसा है त्रिभुज, ये वाली भुजा बराबर हो दूसरे वाले त्रिभुज के, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो दूसरे वाले त्रिभुज के, तब इसे बोला था ASA, एंगल साइड एंगल सर्वांग सम नियम। और एक था AAS में क्या होगा, मान लो कि ये वाला कोण दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर है, और ये वाला कोण भी दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर है, और ये वाली साइड है दूसरे वाले त्रिभुज के बराबर है, तब इसे बोलते हैं AAS, एंगल साइड सर्वांग सम नियम। क्लियर है ना, तीनों चीजें अच्छे से समझ के रखना। अच्छा, अब इस प्रश्न पे आते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को आप कैसे सर्वांग सम बता सकते हो। तो देखो भाई, यहां पे सबसे पहली बात तो ये एक साइड बताई गई है कि ये बराबर है, ये प्रश्न में ही आपको बता दिया है कि ये AC बराबर AD है, तो ये वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, तो एक तो भुजा हमने बता दिया बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बता सकते हैं बराबर है, कोण आप देखो कि ध्यान से, ये वाला कोण जो A कोण है यानी कि CAD, ये पूरा कोण क्या है, 2 बराबर भागों में बटा है, समद्विभाजित किया है, मतलब ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे इसको कि ये दिया गया है प्रश्नानुसार या प्रश्न में दिया गया, या फिर बोल देंगे AB कोण A को समद्विभाजित करती है, मतलब ये कोण बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गई। और एक साइड कोई सी बता दें, ये देखो जो बीच में है
ए बी, ये वाली साइड क्या है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है। अगर कोई ऐसी भुजा है दोनों त्रिभुजों में है तो मतलब जाहिर सी बात है वो बराबर होगी दोनों के लिए। ठीक है, अब ये वाली भुजा की बात करो भाई, तो ये वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, नीचे वाले त्रिभुज में भी है, तो मतलब ये दोनों में है, यानी कि ये दोनों में बराबर है। क्लियर है बात, बराबर। अच्छा अब देखो इसको लिखोगे कैसे, तो इसमें क्या क्या किया हमने, एक कोण कर दिया, दो भुजाएं कर दिया, यानी कि SAS। अब SAS कैसे किया, मैंने ये वाली भुजा बताई इसके बराबर, ठीक है, ये वाली भुजा बताई इस क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ये बराबर हो गई, और ये वाला कोण बताया ये वाला कोण के बराबर। तो अब देखो इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण है ये, तो SAS क्या था, जो दो भुजाएं बराबर उन्हीं के अंतर्गत वाला कोण, उन्हीं के बीच में जो कोण बन रहा उनका, तो ये इससे हो जाएगा। अब इसका हल देखो क्या लिखोगे आप, तो त्रिभुज कौन कौन सा हमें सर्वांगसम दिखाना है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसी में बात करेंगे। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है, हमें इसे सिद्ध करना कि ये सर्वांगसम है। इन त्रिभुजों में हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली बात लिख देते हैं AC बराबर ये वाली भुजा बराबर ये AD, और ये कहां से हमें पता चला, ये प्रश्न पे दिया है। ठीक है, बात क्लियर। अच्छा इनका कोण, कोण कौन सा, CAB, मतलब ये ऊपर वाला ये वाला कोण, ठीक, कोण CAB यानी कि सिर्फ ऊपर वाला कोण, और कोण DAB, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्या क्यों है, क्योंकि ये दिया गया है, दिया है, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप सीधा बता दो कि दिया है किस कारण से, किस कारण से बराबर है। तो AB क्या कर रही है, कोण A को समद्विभाजित कर रही है, इस पे मात्रा होगा, समद्विभाजित करती है। ठीक है, ऐसा हम लिख देंगे, इसलिए हमने कहा कि ये बराबर है। क्लियर बात, जब समद्विभाजित कर रहे हैं मतलब नीचे वाला कोण और ऊपर वाला कोण दोनों बराबर होंगे, तो ये रीजन बता देंगे। अब एक साइड और है, ये AB क्या है, ये दोनों त्रिभुजों में है, तो साइड A बराबर AB, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्लियर है बात, तो यहां से हमने एक साइड कर दिया, यहां से एक एंगल कर दिया, यहां से एक साइड, यानी कि SAS सर्वांगसम हो गया। और SAS था क्या, दो भुजाएं बराबर हो और उन्हीं के बीच का कोण बराबर हो, तब उसे बोला था। तो हम यहां पे लिखेंगे, इसे मैं मिटा देता हूं, इसको आपको बताने के लिए बोला था। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम का सिंबल, ठीक है, त्रिभुज ABD, ठीक है, क्यों, कैसे, तो ये क्या है, SAS सर्वांगसम नियम से, ठीक है, इस वाले नियम से ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गए। तो ये प्रश्न तो हमने दर्शा दिया कि ये सर्वांगसम है। अब आगे था कि BC और BD के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो देखो BC है कहां, ये रही BC, और BD ये रही भुजा BD, ये भुजा और ये भुजा, इनके बीच में कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं तो उनकी जो है उनके करेस्पॉन्डिंग, ठीक है, उनके संगत पार्ट भी क्या होते हैं, बराबर होंगे। संगत भुजाएं कह लो, संगत कोण कह लो, सब बराबर होंगे। तो अब अगर इस त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया, मैं इसको इसके ऊपर ऐसे रखूंगा तो पूरा पूरा इसको ढक लेगा, और ढक लेगा तो मतलब ये BC साइड और BD साइड एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी, यानी कि क्या होंगी, बराबर होंगी। क्लियर है बात, तो हम क्या कह सकते हैं कि BC बराबर हो जाएगा BD, और ये क्या है, ये है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, या फिर यहां पे क्या, ये भुजा है, ये भी लिख सकते हो,
भाग है, चलो ये लिख देते हैं, भाग लिख दिया। तो अब यहाँ पे भुजा नहीं लिख रहे, मतलब कोई सा इसका भाग ही है। तो क्लियर बात, इसी को कहते हैं अंग्रेजी में सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्लियर हुई बात, इसको अच्छे से आप नोट कर लो और समझ के नोट करना। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ABCD, ये एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है, AD बराबर BC, ठीक है। अब चतुर्भुज तो पता ही होगा, 4 भुजाओं से बना हुआ, जिसके 4 कोण होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे, 4 शीर्ष होंगे, ठीक है। वैसा तो ये दिख रहा है आपको ABCD, ये चतुर्भुज हो गया जिसमें AD बराबर BC, AD बराबर BC मतलब ये वाली भुजा बराबर है इस भुजा के, ठीक है। और कोण DAB मतलब ये वाला कोण, ठीक है, जो बनाया है बराबर है कोण CBA, ये वाले कोण के बराबर है। देखिए आखिरी 17.17, तो ये है 17.17। सिद्ध कीजिए कि, अब आपको सिद्ध करना है क्या, बोला है त्रिभुज। त्रिभुज कैसे लिखते हैं, जो भी है पहले त्रिभुज का सिंबल बनाओ, फिर उनका नेमिंग कर दो, ABCD EFG जो भी है PQR। तो त्रिभुज ABD मतलब ये वाला त्रिभुज, इसको ध्यान से मार्क करते चलो, ये वाला त्रिभुज यहां से ABD, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज BAC, सर्वांगसम BAC मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। एक है आपका ये वाला त्रिभुज और एक है आपका ये वाला त्रिभुज। क्लियर हो रही बात, कहां की बात हो रही है। अब कह रहा है कि इन दोनों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है, और उसके बाद इसके आगे 2 प्रश्न और सब पार्ट हैं, तो उनको हम बाद में करते हैं। सबसे पहले सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं, फिर मैं उसको बताता हूं, ठीक है। तो मैं अभी इसे मिटा दे रहा हूं। तो सर्वांगसम कैसे सिद्ध करेंगे अब इसका हम, तो देखो त्रिभुज ABD में और ABC में, ठीक है, क्या चीजें हैं जो दोनों में बराबर है। तो सबसे पहली चीज तो दी गई है इसकी ये वाली भुजा। देखो अगर मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज की, और फिर बात कर रहा हूं इस वाले त्रिभुज की, ठीक है, तो इनमें बराबर क्या है, एक भुजा बताई गई, ये वाली भुजा बराबर है, ठीक है। तो एक तो ये भुजा मिल गई। दूसरी चीज क्या बताया गया है, इनका ये वाला कोण बताया गया बराबर है, तो ये तो प्रश्न में सीधा सीधा दिया गया कि बराबर ही है, दूसरा कोण हो गया। तीसरी क्या चीज आप बराबर बता सकते हो, क्योंकि किसी चीज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 चीजें चाहिए, 3 बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि बराबर हो। तो 2 तो पता चल गई, तीसरी क्या है, तीसरी अगर ध्यान से देखो, ये वाली रेखा जो AB है, इन्हीं के ऊपर दोनों त्रिभुज बने हुए हैं, मतलब ये भुजा दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और दोनों में है बराबर होगी, जाहिर सी बात है, दोनों में जब कॉमन है तो दोनों में बराबर होगी, ठीक है। तो ये वाली कॉमन है, इसी के ऊपर दोनों बने, तो ये भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। तो 3 चीजें हो गई, मतलब 2 भुजाएं हो गई, एक कोण हो गया। अब ये कौन सा बना, SAS बना, कौन सा बना, तो इसमें क्या होगी, 2 भुजाएं हैं, ठीक है। और SAS क्या था, 2 भुजाएं हो और कोण क्या हो, उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का कोण होता, उन्हें SAS बोला गया था। तो देखो ये वाली भुजा हमने बराबर सिद्ध करी, ये वाली करी, और ये वाला कोण, मतलब इन दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण भी, तो सब कुछ सही है, SAS सर्वांगसम सिद्ध हो चुका। अब देखो इसे लिखेंगे कैसे, किस किस में बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले हल में लिखेंगे किस कहां पे बात हो रही है, किस चीज के बारे में। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC, ABD BAC, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, इसमें ठीक है, इसमें हमने बताया, सबसे पहली बात तो बता दी, ये वाली साइड इसके बराबर है, जैसा क्योंकि प्रश्न में दिया गया है, तो हमने बोल दिया AD बराबर BC। क्यों हमने बोला, क्योंकि ये प्रश्न में दिया है कि बराबर है, ठीक है। दूसरी बात क्या बताया गया, ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है, तो और ये भी प्रश्न में दिया ही गया है, तो हम कोण लिख देंगे DAB बराबर कोण CBA। ये हमें कहां से पता चला, ये भी दिया ही है, ठीक है। तीसरी बात हमने बात की कि ये वाली साइड देखो, ये साइड दोनों में है, मतलब ये दोनों में है और दोनों में बराबर ही है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ होती है तो बराबर ही होती है।
तो मतलब साइड ए बी बराबर ए बी, और ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है मतलब दोनों में कॉमन है। तो अब देखो यहां से आपको एक साइड एंगल साइड, तो यानी कि एस ए एस सर्वांगसम से ये सिद्ध हो गया कि सर्वांगसम है। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी, किससे है, कौन से नियम से, तो ये है एस ए एस सर्वांगसम नियम। ठीक है, ये एस ए एस सर्वांगसम नियम से है। क्लियर बात। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, नोट कर लो इसे। इसका हम सेकंड पार्ट बताते हैं। सेकंड पार्ट दिया गया है कि BD बराबर AC, BD बराबर AC, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे भाई। तो इसे देखो सबसे पहले ये है कहां, BD, BD ये वाली साइड, ये भुजा, ठीक है, AC, AC ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा की बात हो रही, तो ये दोनों बराबर होंगे, बताओ बराबर होंगे कि नहीं। हाँ जी बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने पहले सिद्ध कर लिया कि त्रिभुज ये ABD सर्वांगसम है BAC, और इन्हीं दोनों त्रिभुजों की ये भुजाएं हैं। और जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत पार्ट भी, उनके संगत भुजाएं हो या कोण हो, वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये सिद्ध हो गया कि इस वाले त्रिभुज को अगर मैं उठा के इस वाले के ऊपर रखूंगा तो पूरा पूरा ढक जाएगा, सर्वांगसम सिद्ध हो गया, मतलब ढक जाएगा। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर ही होगी तभी तो ढकेगा ना। तो फिर हम यहां पे लिखेंगे हल में कि BD बराबर AC है। क्यों है, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि बराबर संगत भाग हैं, या फिर लिख दो बराबर होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा। तो इस वजह से ये इसके ये साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, तीसरा पार्ट इसी में दिया गया है। तीसरा पार्ट है कि कोण ABD, कोण ABD बराबर कोण BAC। अब ये देखो है कहां पे, ABD, ABD ये वाला, मतलब ये वाला कोण इत्तू सा जो है, ये वाला कोण। ठीक है, कोण BAC, BAC और ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों कह रहा है कि बराबर है। तो क्यों है या नहीं है, तो देखो इनको भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, ये वाला कोण आ रहा है आपका ABD वाले त्रिभुज में, सॉरी ये वाला कोण आ रहा है आपका किसमें, BCA वाले त्रिभुज में, BCA वाले त्रिभुज का ये वाला कोण है, और ये वाला कोण आ रहा है ABD के त्रिभुज में। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं उनके भाग ही है। अभी मैंने बताया कि उनका कोण अगर सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो मतलब वो बिल्कुल बराबर है, उनके सारे क्या, उनके संगत कोण, मतलब जैसे हमने इस त्रिभुज को उठाया और इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो बड़ी वाली भुजा इसी के साथ रखेंगे ना, ये थोड़ी कि वहां रखेंगे तो कहां ढकेगा। तो मतलब संगत, ये बड़ी वाली भुजा के नीचे जो बड़ी वाली भुजा है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। उसी तरीके से ये वाला कोण भी क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। तो हल में हम इसको लिख सकते हैं यही कि हल कोण ABD बराबर कोण BAC, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये इस तरीके से है, इसे नोट कर लो। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर
AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। एक रेखाखंड है AB जिसके ऊपर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। मतलब लंब मतलब क्या है, ये AB के ऊपर 90 अंश का कोण काटते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा BC क्या है, ये 90 अंश का यहां बनाया भी गया है ग्राफ फिगर में, चित्र में, कि ये 90 अंश है। और इन दोनों को बोला है बराबर भी है, मतलब BC बराबर AD होगा, ये बराबर भी है, तो इसलिए इनको बराबर ही बता दिया है। और ये लंब काटते हुए जा रहे हैं किस पे, AB पर। क्लियर बात। देखिए आकृति 7.18, ये रही आपकी आकृति 7.18। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये रहा CD रेखाखंड क्या कर रहा है, AB को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भागों में बांट दे रहा है। कितने, दो बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो मतलब ये वाली भुजा ये इसके बराबर हमें सिद्ध करने को कह रहा है ये। तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो इसके लिए अगर हम त्रिभुज BOC को और त्रिभुज AOD को सर्वांग सम सिद्ध कर दें, तब क्या होगा, ये भुजाएं और ये भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों के भाग हैं, मतलब ये दोनों भी बराबर सिद्ध हो जाएंगे। क्लियर हुई बात। तो हम सबसे पहले त्रिभुज BOC और AOD को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हमें तीन बातें बतानी होंगी जो दोनों त्रिभुजों में बराबर हों। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहां पे अगर देखो तो एक तो हमें कोण मिल जा रहा है, बराबर है, एक भुजा मिल जा रही है। ठीक है, और दो बात हो गई। तीसरी क्या हम बता सकते हैं कि बराबर है दोनों में, ये चीज, इसको देखो ध्यान से, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। और कैसा है ये, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मतलब हम इसमें क्या क्या बताएंगे, दो कोण हैं और एक भुजाएं हैं। ठीक है, यही बताएंगे, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। और ऐसी जब स्थिति थी तो हमने इसको कौन सा सर्वांग सम नियम बोला था, इसको बोला गया है अगर ये वाला कोण और ये भुजा, तो ये हो जाएगा AAS सर्वांग सम से सिद्ध होगा। ठीक है, तो हल में लिखेंगे कि त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD में, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में हम बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले भुजा की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले भुजा बात कर लेते हैं। ये है आपकी BC बराबर AD, और ये हमें कहां से पता चला, ये में हमें प्रश्न में दिया है। क्लियर बात, ये हमें प्रश्न में दिया गया। उसके बाद कोण, इसकी बात कर लें, कोण CBO, कोण CBO बराबर है कोण DAO। ये हमें कहां से पता चला, ये भी दिया है। क्लियर बात। अब हम कह रहे हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये क्यों है, ये है शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कोण DOA बराबर कह रहे हैं हम COB। ये है शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर है बात। तो हमने क्या क्या, तीन चीजें तो हमने बता दी। क्या बताया, एक साइड बताई, दो कोण बताया। अब ये कौन से नियम से सर्वांग सम होगा, तो हमने तीन नियम अभी पढ़े थे, SAS, ASA, AAS। SAS क्या था, जिसमें दो भुजाएं हो और एक कोण हो। तो SAS था जिसमें दो भुजाएं हो और एक कोण हो। कोण कहाँ होना चाहिए, उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में जो बन रहा हो झुकाव, उसका कोण होना चाहिए। उसके बाद ASA पढ़ा था, जिसमें एक भुजा होगी, दो कोण होंगे। कोण कौन से होंगे, जो भुजा है उसी के दोनों साइड वाले कोण होंगे। तीसरा पढ़ा था AAS। AAS में क्या होता है कि पहले ये जो भुजा होगी उसके ऊपर का एक कोण होगा, और बाकी जो उसके विपरीत में बचा होगा वो, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है तो इसका एक कोण हो गया, और एक ये वाला कोण। ठीक है, तो इसे बोलेंगे AAS। तो ये क्या हो गया,
त्रिभुज BOC बराबर सर्वांगसम है त्रिभुज AOD, और ये किस नियम से है? तो ये है AAS सर्वांगसम नियम। बात समझ में आई? ओके। अब जब ये सर्वांगसम हो गए तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। ये कह रहा है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये कह रहा था कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, इसको हमें दर्शाना है, दर्शाइए, दिखाइए। तो अब हम बोल सकते हैं ना यहां से कि हाँ, यहां पे आपका BO बराबर हो जा रहा है AO, यानी कि ये वाली भुजा बराबर हो रही है ये वाली भुजा AO, यानी कि इतनी भुजा, BO मतलब इतनी भुजा, AO इतनी भुजा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ये क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, और संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हो गया। इसका मतलब क्या? ये दोनों बराबर जब सिद्ध हो गया, मतलब कि CD क्या कर रही है? AB को समद्विभाजित कर रही है। अतः CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करती है। आप जैसे चाहो ऐसे लिख सकते हो। तो ये इस तरीके से है आपका प्रश्न। क्लियर हुई बात? नोट कर लो। चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L और M है क्या? ये वाली रेखा और ये वाली रेखा LM, ये दो समांतर है, मतलब इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो बराबर है। जिन्हें समांतर रेखा PQ, एक ये है, एक PQ क्या है? एक ये रही समांतर रेखा, ये भी है। P और Q भी एक दूसरे के समांतर है का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। ये देखो PQ जो है समांतर रेखा, वो क्या कर रही है? LM को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब काटती हुई जा रही है। और दोनों L और M समांतर हैं, P और Q समांतर है। देखिए आखिरी 7.19, ये है आखिरी। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC मतलब ये वाला त्रिभुज समानांतर सर्वांगसम है त्रिभुज CDA मतलब ये वाला त्रिभुज, मतलब ये वाला त्रिभुज और आपको ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है। समझ में आई बात? तो अब कैसे करोगे भाई इसमें? अब इन दोनों त्रिभुजों के कौन से 3 बातें आप बराबर बता सकते हो? तो देखो यहां पे, अगर मैं इस कोण को बोलूं, ये वाला कोण क्या है? इस वाले कोण के बराबर है। बोल सकता हूं? हाँ बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि जब हमने पढ़ा था दो समांतर रेखाएं होती हैं और उनके बीच में एक तिर्यक रेखा है, मतलब ये AC क्या हो जाएगी? एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो उनका ये वाला कोण इसके बराबर होता है। और ये क्या था? एकांतर अंतःकोण था। ठीक है, ये एकांतर अंतःकोण था। क्लियर है बात? मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो सकता है। ठीक है, और कब ये बोला? जब L और M समानांतर हैं और AC क्या है? उसकी तिर्यक रेखा, उस स्थिति में। और प्रश्न में बोला गया है कि L M समानांतर है, तो उनके बीच से ये जा रही है काटती हुई, मतलब तिर्यक रेखा होगी, यानी कि ये कोण बराबर होंगे। दूसरी बात देखो, एक तो कोण हमने बता दिया, दूसरा कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इस वाले P और Q, PQ समानांतर हैं, तो उनको काटती हुई कौन सी रेखा जा रही है? AC, यही रेखा उनको भी काटती हुई जा रही है। ये रहा PQ, ये दोनों समानांतर, उन्हें काटती हुई ये जा रही है, तो उसका ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर है बात? और ये भी क्या है? एकांतर अंतःकोण है। तो हमने दो कोण बराबर बता दिया। अब देखो तीसरी चीज क्या बताएंगे? ये बराबर जो है, ये बीच में जो भुजा है AC, ये क्या है? दोनों में है, दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, मतलब ये AC दोनों त्रिभुजों में, मतलब ये भी बराबर है। तो 3 चीजें हमने बता दी, दो साइडें, दो कोण और एक भुजाएं। तो हमने कौन कौन से कोण और कौन सी भुजा बताई है, उसके आधार पे हम इसे बताएंगे कौन सा सर्वांगसम है। तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमने भुजा बताई है, ठीक है, और उसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बताया है। तो हमने बताया था जब एक भुजा हो, उसी के ऊपर जो दो कोण हैं
उनसे अगर सर्वांग सम सिद्ध होता है तो उसे बोलते हैं ASA सर्वांग सम। मतलब ये हमारा किससे सिद्ध होगा? ASA से होगा। तो इन सबको मैं करेक्शन को मिटा देता हूं और इसका हल अब लिखता हूं। समझ में तो आ गया है क्या करना है हमें? ठीक है, ये ऐसे है। तो हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC, ये वाला ABC, ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ACD, या फिर जैसे भी आप नेमिंग करना चाहो। तो हम इसको चलो CDA कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हो ना, CDA। क्लियर है बात? ये हो गया। इनमें हम बात करेंगे, इनमें सबसे पहले हम बोल रहे हैं इस वाले कोण को इस कोण के बराबर। ठीक है, यानी कि कोण DAC, कोण DAC बराबर ये वाला कोण, ये वाला कोण पहले बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा कोण BCA। BCA कैसा कोण है? ये एकांतर अंता कोण है। ये हमने पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में, इसके पहले जो था 5th, ठीक है, जिसमें समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। नहीं मिल रहा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे पिछले चैप्टर की सारी प्लेलिस्ट है और उनमें जाके चेक करिए, आपको मिल जाएगा, ऊपर ही टॉपिक दिख जाएगा समानांतर और तिर्यक रेखा, वहां से आप समझ लेना। ना समझ में आए तो अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। अच्छा, एक चीज हमने ये बता दिया, फिर हमने दूसरा क्या वो सोचा था, क्या बताएंगे कि ये वाला कोण, इसको मिटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। मतलब ये तो बराबर सिद्ध हो गया। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बताएंगे। किस रीजन से? क्योंकि ये PQ क्या है? समानांतर है और उनके ऊपर से जा रही AC तिर्यक रेखा, तो उसका ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो इस वाले कोण की नेमिंग करते हैं BAC। BAC बराबर होगा DCA। DCA ये भी क्या है? एकांतर अंता कोण है और ये बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरी बात हमने कही थी कि हम ये साइड, ये जो भुजा है, ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, तो ये भी बराबर होगी। यानी कि AC बराबर AC, और ये कैसी है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्लियर है बात? ये उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA। क्यों होगा? क्योंकि ये ASA सर्वांगसम नियम से, ठीक है, ये ASA सर्वांगसम नियम से हो जा रहा है। तो देखा हमने क्या क्या सिद्ध किया है। अगर मैं ABC त्रिभुज की बात करूं तो हमने ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और ये भुजा दोनों में है ही। तो देखो एक भुजा तो इसी के ऊपर दो कोण थे, तब उसे हमने बोला था ASA। इनको अच्छे से बातों को समझ के रखना, क्या मतलब है इनका। ठीक है, तो ये आपका होता है चौथा खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें बाकी जो रिमेनिंग है क्वेश्चन हम उनको कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।